हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, है ना। इसके अलावा हमने एरिया वेक्टर की बात की थी, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है ना। तो आज का लेक्चर हमारा प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के जो कंसेप्ट था उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। देखो मैं सजेस्ट करूंगी आज का लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख के आओ, है ना। क्यों? क्योंकि उससे हमारा बेसिक बिल्ड होएगा ना, तभी आज का लेक्चर हमें अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमें कि मान लो हमारे पास एक सर्किल है। क्या है? हमारे पास एक सर्किल है। ये एक सर्किल है ना। थोड़ा फिगर देखो कैसी बन गई। आंख पोर्शन रहेगा, आंख जैसे लग रहा है ना, आई सॉरी, सर्किल बना लेना आप इसको, है ना। तो अब इस सर्किल में देखो ये हमें क्या ड्रॉ गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है ना। ऐसे हमारा क्या गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें, ये हमारा परपेंडिकुलर गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि हमें एक सर्किल गिवन है, सर्किल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है सेंटर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये जो लाइन है इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा वाला कंपोनेंट ही क्यों लेते हैं हम, साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लेते, ये मैं कल के लेक्चर में बता चुकी हूँ, है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता वो वहां पे देख सकते हैं। तो देखो फाई ई ए कोस थीटा। अब कोस थीटा आप लोग क्या लोगे, 30 डिग्री लोगे, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू में ई ए कोस 30 डिग्री, है ना, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया था ये जो थीटा है हमारा, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनता है। अब परपेंडिकुलर तो ये है, और एरिया वेक्टर हमारे कैसे होता है, एरिया वेक्टर हमारे परपेंडिकुलरली ड्रॉन होता है ना, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन। यहाँ पे सर्किल है तो सर्कल, मान लो ये हमारे पास एक सर्किल है ना, इस सर्किल के परपेंडिकुलर या तो ऊपर या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, यानी कि यही हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। तो जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है हम उसको लेते हैं, ना कि इस 30 डिग्री को लेंगे। तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये 30 है तो ये कितना बचा, 60 डिग्री। यानी कि जो हमारा फ्लक्स ई होगा वो हमारा क्या होगा, ई ए कोस 60 डिग्री, यानी कि फ्लक्स कितने इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज इट इज। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये हमारा क्या होगा, आंसर, ना कि वो। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना। पहले ये देखना है कि थीटा हमारा बन किन किन के बीच में रहा है। यहाँ पे देखो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या होता है, कल के लेक्चर में हम कंप्लीट बातें कर चुके हैं। 2D सरफेस में क्या होता है, 3D सरफेस में हम क्या लेते हैं एरिया वेक्टर को, क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए थे उस लेक्चर में हमने, है ना। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन है। नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर इतना समझ आ गया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड रहेगा, 3D सरफेसेस पे बेस्ड रहेगा, है ना। 2D के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं 3D कंसेप्ट पे। देखो मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था क्या, कि जब भी हमारा 3D सरफेस होता है, कौन सा सरफेस, हमारा 3D सरफेस, तो वहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, हमारा एरिया वेक्टर कैसे होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। केवल आउटवर्ड डायरेक्शन वाले एरिया वेक्टर ही हमारे अलाउड होते हैं। इतना समझ आ गया था आपको कल वाले लेक्चर में। आउटवर्ड कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है ना, क्या गिवन है हमें, एक सिलेंडर गिवन है। तो इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला जो सरफेस है, इस पे देखो एरिया वेक्टर या तो ऐसे बन सकता है ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन। तो हम केवल बाहर वाला जो एरिया वेक्टर उसको लेंगे। जैसे अब साइडों में कैसे, क्या अंदर की तरफ होगा, नहीं, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे। ये हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये क्या होती है, हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये ही बताया था मैंने कल आपको कि जो 3D सरफेसेस होते हैं हमारे, उसमें जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। अगर इतना समझ आ गया तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास है
एक्स एक्सिस है ना, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर डायरेक्शन को किससे शो करते हैं हम, आई कैप से, वाई में जे कैप से और जेड में के कैप से। आई होप इतना सब आपको पता होगा है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्यूब प्लेस कर दिया। क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, क्यूब बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे क्यूब बना दिया है ना। अब देखो क्यूब या क्यूबॉइड, इनके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। मान लो ये मेरा फेस कौन सा है, फर्स्ट वाला है ना, एक मतलब साइड वाला बिल्कुल, एक ये नीचे वाला, दो मतलब एक साइड वाला एक नीचे वाला, एक इस साइड वाला। देखो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, अपने रूम में बैठे होंगे तो एक चारों साइड के चारों कॉर्नर और एक ऊपर वाली जो सीलिंग होती है वो, और एक नीचे वाला बॉटम है ना, जो हमारा सरफेस होता है वो। तो समझ गए होंगे 6 फेस की बात कर रही हूँ। तो ये हमारा थर्ड फेस है ना। ऊपर वाला बात करें, रूफ की बात करें, सीलिंग की बात करें तो फोर्थ वो है, और फिफ्थ हमारे आगे वाला, बिल्कुल आगे वाला, और फिफ्थ सिक्स्थ हमारा बिल्कुल लास्ट वाला, यानी कि ये पीछे वाला बिल्कुल है ना, दीवार में बिल्कुल पीछे वाला, और ये जो आगे वाला है ये छठा हो गया। तो हमारे कितने फेसेस हो गए, 6 फेस हो गए क्यूब में। अब बात करें हम यहाँ पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्यूब। गिवन क्या हमें, गिवन है हमें कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, E = E नॉट आई कैप। आई कैप मतलब कि एक्स एक्सिस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, बता चुकी मैं। क्या फ्लक्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, नहीं, फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है ना। ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इक्वल है। दूसरा हमारा कैसा सरफेस है, 3D सरफेस। 3D सरफेस मतलब जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तीसरा हमारा यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हुआ नहीं है। क्या आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है, नहीं, केवल क्यूब नजर आ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये क्यूब हमारा 3D सरफेस है। इतनी बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि देखो अब फर्स्ट सरफेस पे हमारा एरिया वेक्टर कैसे होगा, क्या अंदर की तरफ होगा, नहीं, ये सरफेस गिवन है, फर्स्ट सरफेस ऐसे है हमारा, ऐसे, तो इसका आउटवर्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, इसके आउटवर्ड ऐसे हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। ऐसे ही ये वाला सरफेस, इसके यहाँ पे ऐसे एरिया वेक्टर बनेगा ना, इसके आउटवर्ड यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। सेकंड है, अब ये देखो नीचे वाला सरफेस है, यानी कि अब क्या इसमें ऊपर की तरफ बन सकता है, नहीं, कैसे, बाहर की तरफ, यानी कि ऐसे हमारा एरिया वेक्टर बन गया। ऊपर वाला सरफेस क्या अंदर की तरफ बनेगा, ऊपर वाली जो हमारी रूफ होती है ऐसे होते हैं ना, क्या इसमें नीचे की तरफ बनेगा, नहीं, बाहर की तरफ बनेगा ना ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, एरिया वेक्टर। ऐसे ही हमारा जो सामने वाला सरफेस है, जो ये सामने वाला जो बिल्कुल सरफेस है ऐसे, तो इसमें कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, देखो ऐसे जा रही है, और हमारा ऐसे सामने की तरफ आएगा है ना, बाहर की तरफ ऐसे। इसको 3D में मैं शो नहीं कर सकती, मतलब बाहर की तरफ आता हुआ, जैसे ये सरफेस है तो ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ। और एक है पीछे वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस हमारा पीछे होगा तो क्या उसमें आगे आएगा, नहीं, पीछे वाले सरफेस में बाहर पीछे की तरफ निकल जाएगा है ना। ये हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो बात करें हम फर्स्ट की है ना, यानी कि फ्लक्स किसके बीच में, फर्स्ट सरफेस के लिए है ना, इस वाले के लिए। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा है ना। तो जब हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस की, तो ई तो सेम एज इट इज आएगा। अब ये क्या बन गया, अब देखो क्यूब है यानी कि सभी साइडें हमारी इक्वल है, ए है। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा हमारा, केवल ये जो सरफेस है इसकी बात करें हम, कौन सा हो जाएगा, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो जाएगा है ना। मतलब ऐसे कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड। देखो 3D में जूम करो है ना, वाई जेड प्लेन, यानी कि अब एरिया कैसे निकलेगा, एक प्लेन बन गया ना, 2D शेप बन गई इसकी, वो है ना 2D शेप, यानी कि स्क्वायर बन गया। अभी अगर हम एक प्लेन उठाए, जेड वाई जेड प्लेन, ये वाला जो फर्स्ट वाला प्लेन है इसको उठाए यहाँ पे, और सारा क्या है, क्यूब है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर बन जाएगा एक, है ना, ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। 3D में दिख नहीं रहा लेकिन स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, है ना। तो स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए है ना। तो यानी कि क्या हो गया, ए स्क्वायर। और थीटा कितना है इस केस में, देखो एरिया वेक्टर उधर जा रहा है, एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया हमारा, 180 डिग्री, यानी कि कोस
180 डिग्री। अब cos 180 कितना होता है हमारा -1, यानी फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस हमारा कितना है -EA²। अब बात करें सेकंड जो प्लेन है उसके अक्रॉस सेकंड प्लेन। अब इसमें तो देखो आप देखते ही समझ गए होंगे क्या कि हमारा एरिया वेक्टर ऐसे है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। देखो सेकंड सरफेस यानी कि नीचे वाला सरफेस है ना, ऐसे सरफेस रखा हुआ है। देखो ये वाला जो सरफेस है ना नीचे वाला, इसमें बाहर की तरफ है ऐसे, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ, और फील्ड हमारा ऐसे है, तो एक ऐसे नीचे एक ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री, यानी कि अब cos 90 कितना होगा हमारा 0, यानी कि फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस हमारा क्या आएगा EA cos 90 दैट इज 0। बात करें फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस है ना, थर्ड प्लेन सरफेस की बात करें, थर्ड सरफेस ये है हमारा साइड वाला। अब देखो इसमें एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ डायरेक्शन है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है हमारी सेम है, यानी कि थीटा कितना है हमारा 0 डिग्री, यानी कि EA cos 0। और एरिया की वैल्यू आप लोग वही निकाल सकते हो है ना, A इंटू ए हो जाएगा है ना, A इंटू ए, अगेन ये हमारा वाई जेड प्लेन में है, यानी कि क्या हो गया यहाँ से A² यानी कि EA² और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 है ना, यानी कि EA² हमारा पॉजिटिव आएगा। बात करें फोर्थ सरफेस के अंदर, ये वाला जो हमारा ऊपर वाला है, बिल्कुल ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले में देखो एरिया वेक्टर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा अगेन 90 डिग्री, यानी कि फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस EA cos 90 किसके इक्वल आएगा 0 को इक्वल। फ्लक्स थ्रू फिफ्थ और सिक्स्थ ये भी कितने आएंगे 0, क्यों, क्योंकि हमारा थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। कैसे बताऊं, देखो हमारा ये बाहर वाला सरफेस बिल्कुल ऐसे वाला सरफेस है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना एक्स एक्सिस में, और एरिया वेक्टर हमारा बाहर की तरफ आता हुआ है, एरिया वेक्टर हमारा इसमें बाहर की तरफ आता हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो बाहर वाला सरफेस है इसमें भी फ्लक्स थ्रू फिफ्थ 0। और बात करें पीछे वाला सरफेस, यानी सबसे पीछे वाला ये है ना, जो ये पीछे वाला समझ रहे होंगे ना, 6 फेसेस होते हैं हमारे, 4 तो कॉर्नर वाली जो वॉल होती है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो नीचे वाले में नीचे जाएगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यानी कि 90 डिग्री, ऊपर वाले में ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यानी कि 90 डिग्री अगेन, तो फ्लक्स थ्रू फिफ्थ और सिक्स्थ कितना आ गया 0। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, किसकी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इन सभी को जब हम ऐड करेंगे फ्लक्स 1 2 3 4 5 6 है ना, इनको आप लिख लोगे ना कि फ्लक्स 1 प्लस में 2 प्लस में, क्यों हम ऐसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्यों हम ऐसे इसको इसलिए ऐड कर पाते हैं क्योंकि ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इन सबको ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है हमारा 0। इससे क्या चीज प्रूव हो गई, इससे ये चीज प्रूव हो गई कि जब भी हमारा 3D सरफेस हो, यानी एरिया वेक्टर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगा और उसके अंदर कोई चार्ज प्लेस ना हो, अब कोई एक्सटर्नल चार्ज तो इसमें रखा नहीं है कि इसका भी इफेक्ट लगे, उसकी वजह से भी कुछ फील्ड बने है ना, और कैसे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो, तो उस केस में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो 0 आता है, बिना देखे आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखो नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना, इतना समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें क्या है, उसमें चेंज, उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार इसकी वैल्यू क्या थी E0I कैप, यानी कि E की जगह E था है ना, लेकिन उस वाले अब जो हम केस करेंगे उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पे भी डिपेंड करेगा। कैसे देखो अभी बताती हूँ, इतना समझ आया है ना। देखो जिनको समझ नहीं आया मैं सजेस्ट करूंगी बार बार वीडियो को देख लो, है ना, अपने आप समझ आ जाएगा, एक दो बार देखोगे तो अपने आप कंसेप्ट दिमाग में चला जाएगा, है ना। देखो अब इस बार क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि भाई हमें एक्स वाई जेड प्लेन है ना, एक्स वाई और जेड। अब इस बार हमें क्यूब कहाँ पे गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बना दूं, यहाँ पे बना देती हूँ, है ना, एक्स। इस बार हमें क्यूब यहाँ पे गिवन है, इस बार हमें क्यूब यहाँ पे गिवन है, ये हमारा क्या है
क्यूब, ये हमारा क्या है, क्यूब, है ना। समझ में ना, सारी साइडें कितनी हमारी इक्वल है, सारी साइडें कैसी है हमारी इक्वल। कितना गंदा क्यूब बना है ना, देखो। तो ये हमारा क्या है, सभी साइडें इक्वल है, क्यों, क्योंकि क्यूब के अंदर सभी साइडें कितनी होगी हमारी, एक इक्वल होगी। अगर एक साइड ए है तो सारी साइड हमारी ए होगी। इस बार हमारा जो ओरिजिन है यानी ओ पॉइंट 0 0, इससे जो हमारा क्यूब है इसकी डिस्टेंस ए डिस्टेंस दूर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए, है ना, यानी x इक्वल टू ए डिस्टेंस जो हमारा ओरिजिन है उससे ए डिस्टेंस पे, तब हमारा क्या बना हुआ है, क्यूब हमारा बना हुआ है। तो अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन तो हमें बस एक 3D सरफेस गिवन है, और हमें क्या गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इस बार क्या गिवन है हमें, ई नोट एक्स आई कैप, यानी कि इस बार एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, बस इतना फर्क है। बाकी क्वेश्चन सेम है कि फाइंड नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया था कि इस सरफेस को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट सरफेस, नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे ना, साइड वाले को थर्ड मान लेंगे, ऊपर वाले को फोर्थ, यानी कि दो हमारी साइड की बॉल, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, अब एक सामने वाली और एक पीछे वाली, यानी कि ये सामने वाली और एक ये पीछे वाली, ये जो पीछे है ना ये वाली जो है ये पीछे वाली। तो सेम एरिया वेक्टर अगेन इसमें बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो सेकंड सरफेस से ऐसे एरिया वेक्टर, थर्ड सरफेस से ऐसे एरिया वेक्टर, फोर्थ सरफेस से ऐसे एरिया वेक्टर, है ना, फिफ्थ सरफेस से ये जो सामने वाला सरफेस है, सामने वाला सरफेस यानी ऐसे सरफेस है, सामने एकदम ऐसे रखा हुआ है, तो इससे बाहर की तरफ आता हुआ, एक ही हमारा पीछे वाला है, पीछे वाला, तो पीछे वाले में पीछे की तरफ जाता हुआ, है ना, तो ये हमारे क्या है, एरिया वेक्टर। अब बात करें हम फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, सेम अगेन वही आएगा क्या कि ई ए कोस थीटा, फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, यानी कि फ्लक्स 1 इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड की इस बार वैल्यू क्या है, ई नोट एक्स आई कैप, इस बार एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। लास्ट टाइम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के इक्वल था, इसलिए वहां पे मैंने ई लिखा था, चेंज नहीं किया था, यहाँ पे ई नोट एक्स आएगा ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नोट एक्स आई कैप, और एक्स हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, देखो एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, तो यानी कि देखो यहाँ पे ई नोट एक्स, पहले मैं लिख देती हूँ एक बार आपको समझ आ जाएगा, ई नोट एक्स कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा कितना है इस केस में, फर्स्ट वाले में एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये ऐसे है वो ऐसे, यानी कि बीच में 180 डिग्री, है ना, यानी कि कोस 180 डिग्री, है ना, इतना ही। और साथ में एरिया भी आएगा, साथ में एरिया मत भूल जानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी फ्लक्स 1 इज इक्वल टू, ये एरिया मैं आगे लिख देती हूँ ना यहाँ पे। तो देखो ई नोट एक्स, ई नोट, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है हमारी ए, एक्स इज इक्वल टू ए, गिवन है क्वेश्चन में ए, एरिया निकालेंगे। अब देखो इस वाला जो प्लेन है इसको निकाल लो आप लोग, क्यूब है यानी सभी साइड इक्वल है, यानी कि जब आप एक 2D सरफेस निकालोगे, ये वाला सरफेस निकालोगे 2D बनेगा, स्क्वायर शेप बनेगा, है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड कितने में ए, यानी कि ए स्क्वायर, cos 180 कितना होता है -1, यानी कि फ्लक्स थ्रू 1 इज इक्वल टू माइनस ई नोट ए क्यूब, यही आएगा, करेक्ट है, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज माइनस ई नोट ए क्यूब। अब बात करें सेकंड की, तो देखो सेकंड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ जाता हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता हुआ, यानी कि एक ऐसे नीचे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है ना, बीच में एंगल कितना बनेगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि ई ए कोस 90 डिग्री, जो किसके इक्वल होएगा हमारा 0 के इक्वल। फिर बात करें हम थर्ड जो हमारे सरफेस के उसकी, अब थर्ड सरफेस में देखो उधर ही एरिया वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ई ए कोस थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कि ई की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट एक्स, ई नोट और एक्स हमारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल, लेकिन क्या इस पर ए रखा जाएगा, सोच के बोलना। देखो ई हमारे किसके इक्वल है, ई नोट एक्स आई कैप, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये वाले सरफेस के लिए निकाल रहे थे हम फर्स्ट के लिए, तब तो हमारा एक्स ए के इक्वल ही था, लेकिन क्या अब जो हमारा हम थर्ड सरफेस की बात करें इस वाले, क्या अब भी एक्स हमारा ए के इक्वल होगा, नहीं, इस बार एक्स हमारा ये तो था ही इतना, इतने में इतना और जुड़ रहा है हमारा, है ना, ये ए डिस्टेंस और जुड़ रही है, यानी कि इस ए में ये ए और प्लस हो रहा है, यानी कि 2a, यानी कि इस बार हमारा क्या आएगा 2 ई नोट ए, और फिर एरिया की वैल्यू अगेन ए स्क्वायर, तो ये ए क्यूब बन जाएगा, कोस थीटा क्या होता है हमारा +1, क्यों, क्योंकि कोस 0 है ना, थीटा यहाँ पे क्या है
थीटा इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों की सेम डायरेक्शन। थीटा यहाँ पे क्या है 0, वो cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे फ्लक्स 3 की वैल्यू क्या है 2 ई नॉट ए क्यू। फ्लक्स 4 की बात करें, ऊपर वाला सरफेस ऐसे एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगेन 90 डिग्री, यानी कि फ्लक्स 4 0, फ्लक्स 5 इक्वल टू फ्लक्स 6, वो भी किसके इक्वल आएगा 0 के। क्यों? क्योंकि सामने वाला सरफेस, ये वाला सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे, यानी कि 90 डिग्री, उसमें 0। पीछे वाले सरफेस में, पीछे वाला सरफेस यानी पीछे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर पीछे ऐसे, तो अगेन फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस हमारा क्या आएगा 0। तो ये हमारे टोटल फ्लक्स आ गए ईच सरफेस के, है ना, ईच सरफेस के अलोंग। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट फ्लक्स चाहिए, है ना, तो नेट फ्लक्स हमारा क्या आएगा। अब हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अलग क्वांटिटी है, तो इन सारी क्वांटिटीज को हम एडिटिव जोड़ सकते हैं। जब आप लोग ऐड करोगे तो 4/5 और हमारा 2 और 2 सरफेस के अलोंग, 4 सरफेस के अलोंग, 5th और 6 सरफेस के अलोंग कितना हमारा 0 है। तो नेट किस किस का ऐड होगा, हमारा फर्स्ट का और हमारा थर्ड का ऐड होगा, यानी कि नेट फ्लक्स किसके इक्वल आएगा यहाँ से। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस हमारा कितना है माइनस ई नॉट ए क्यूब, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना है 2 ई नॉट ए क्यूब, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से ई नॉट ए क्यूब। यानी कि इस बार आप लोग देखो कि इस बार जब हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा हो, यानी कि एक्स इस बार हमारा वेरिएबल हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट ना हो, ई नॉट एक्स आई कैप, यानी एक्स पे डिपेंड कर रही हो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो रखी है यहाँ पे, देखो। तो उस केस में कि x पे डिपेंड कर रही हो, तो उस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 निकल के नहीं आएगा। 0 कब आ रहा था, जब हमारा ओरिजिन पे ही रखा हुआ था, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज बीच में नहीं रखा हुआ था, कोई 3D सरफेस हमें गिवन था, उस केस में 0 आ रहा था ना। तो क्वेश्चन नोट कर लो, एक दो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, गॉस थ्योरम की। गॉस लॉ, जब गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना, नोट कर लिया होगा। देखो ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना ऊपर, ये मैं इसीलिए बार बार इरेज नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो देखो आपको समझ आ गया होगा कि 3D सरफेस है, उसमें हम एरिया वेक्टर कहाँ पे बनाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं ना। मतलब 3D जो हमारा सरफेस होता है ये हमारा क्लोज सरफेस होता है, ओपन सरफेस नहीं होता। ओपन सरफेस हमारा 2D सरफेस होता है कि हम दोनों साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को बना सके, इनवर्ड डायरेक्शन में भी और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी। क्या ऐसा 3D के इसमें होता है, नहीं होता है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस बार हमें ना एक स्फीयर गिवन है, क्या गिवन है, एक स्फीयर गिवन है ना, ये इसका सेंटर O है ना, ये इसकी रेडियस R गिवन है ना, यहाँ पे क्या रखा हुआ है एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है ना। इतनी बात आपको समझ में आई कि इस बार हमें क्या गिवन है, एक स्फीयर गिवन है, और स्फीयर क्या है हमारा 3D सरफेस। स्फीयर कैसा होता है हमारा 3D सरफेस होता है ना। तो हमें क्या करना है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, कि जो हमारे स्फीयर गिवन है इसके अंदर की जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सोचो। देखो हमारे पास हमें पता है क्या कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ई ए कोस थीटा हम कर रहे थे ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमारा हमेशा वैलिड होता है, क्या ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा, क्या ये हमारा हमेशा वैलिड होता है। ये केवल कब वैलिड होता है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कैसी थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट कर रहे थे, जैसे लास्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही थी, ई नॉट एक्स आई था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू डिपेंड कर रही थी एक्स की, यानी एक्स इक्वल टू ए था फर्स्ट सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए एक्स इक्वल टू 2a हो गया था, है ना। तो उस पे हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर रहे थे, यानी कि ये फॉर्मूला हम चेंज कर रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर रहे थे। सेम ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब ये फॉर्मूला हमारा क्या है, वैलिड हो। अब मुझे बताओ कि अब इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा स्फीयर है इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने लास्ट केस में क्या किया था, हमें क्यू गिवन था, हमें ऐसे क्या गिवन था, क्यू। हमें इस क्यू के क्या पूछा था,
हमें फ्लक्स पूछा था। हमने क्या किया था, अलग अलग सरफेस का, यानी कि ये जो क्यूब था इसको 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, 1 2 3 4 5 6, और उन सभी 6 पार्ट्स को हमने जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्लक्स होती है, ये जो हमारा फ्लक्स है, यहाँ पे लिख दूं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी, बड़ी आसानी से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, और ई की वैल्यू क्या होती है, ई किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज की, है ना, इनटू में एरिया हमारा ए के इक्वल होता है ना, ए इंटू ए लिख सकती हूँ मैं, साइड इंटू साइड, है ना। तो फ्लक्स का जो हमारी एसआई यूनिट है वो क्या आई, अब देख के आप बता सकते हो बड़े आसानी से। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी क्यू की यानी चार्ज की कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम, और ए की यानी कि साइड इंटू साइड मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी N/c मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गई इसकी एसआई यूनिट, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, ये क्यूब वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो कि नेट फ्लक्स हमने कैसे निकाला था, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए और उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, स्केलर क्वांटिटी तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था। तो अब इस स्फीयर में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये भी हम ऐसे निकालेंगे। कैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर दिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर दिया, कि इस एलिमेंट के थ्रू हमारा कितना फ्लक्स बनेगा। तो देखो ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर, है ना। क्यों? क्योंकि 3D सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये हमारा क्या है, छोटा सा है ना, तो इसलिए डी ए वेक्टर, है ना, बहुत छोटा सा। देखो छोटा एलिमेंट लिया मैंने, पूरा स्फीयर नहीं लिया, इसलिए छोटा से के लिए स्मॉल डी ए वेक्टर, है ना। ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है ना, यहाँ से। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला फील्ड कैसे बनेगा, बड़ी आसानी से बता सकते हो। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। क्या डाइपोल मोमेंट की भी ऐसी थी? नहीं, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा तब क्या देखा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लेकिन अभी डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट नहीं चल रहा। अभी देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी, तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यही डायरेक्शन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस बार हमारा सेम डायरेक्शन में आ गया। हर बार सेम हो कैसे जरूरी है? नहीं, है ना, हर बार सेम ऐसा हमारा जरूरी ना नहीं है। क्यों? प्लस क्यू चार्ज की जगह माइनस क्यू चार्ज भी हो सकता है, तो उस टाइम पे कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाती, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, एरिया एलिमेंट ऐसे, तो अब उस केस में 180 डिग्री एंगल बनता, इस केस में 0 डिग्री बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या हम चार्ज ले रहे हैं, है ना। हर बार ई और डी ए सेम डायरेक्शन में हो ऐसे जरूरी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से डी फाई कलेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। कैसे? डी फाई यानी छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स, इस फ्लक्स क्यू की वजह से कितना आएगा, ई। ई तो देखो कांस्टेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट कट किया, तो यहाँ से देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इसके अवे, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा ना परपेंडिकुलरली। तो इस केस में भी देखो ई है ना, तो ई हमारा सभी जगह कैसा है, ई डी है ना, सेम है, यानी कि हमारा ई डी ए ऐसे आएगा, है ना। बात करें तो ई डी ए वेक्टर की बात करें। अब हमारा क्या है कि जो थीटा है वो सभी जगह कितना है हमारा, 0 डिग्री है। हमारा थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो क्या मैं इसको डी फाई ई को ऐसे नहीं लिख सकती, ई डी ए? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ई डी ए होता है वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा किसके इक्वल होता है, ई कोस थीटा के। थीटा हमारा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि जो हमारा छोटा सा फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ गया, ई डी ए के इक्वल आ गया। तो अब हमें देखो इस छोटे से फ्लक्स की वैल्यू पता चल गई, कितनी आई है, ई डी ए। तो हम टोटल इसके निकाल सकते हैं। कैसे? इस डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि डी फ्लक्स ई इंटीग्रेट। अब देखो ई क्या है हमारा, पहले ऐसा आएगा ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ई डी। अब देखो डी फाई ई, ये डी और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा। किसके इक्वल होगा, ई। हमारा सभी जगह देखो कांस्टेंट आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट डी ए। इस डी ए को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे, स्फीयर का जो एरिया होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप लोग, और वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन हो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया।
ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला, मतलब 100% वैलिड है, ये हर केस में वैलिड है। जब हमारा सिमेट्रिकल गिवन हो यानी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो उस केस में भी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो उस केस में भी हमारा ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटीग्रेट डी, ये हमेशा हर केस में वैलिड है। क्यों? क्योंकि मान लो ना, अगर मान लो हमारे पास सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, उनको वहां से हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो ये वाला कंसेप्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, गॉस थ्योरम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई बोर्ड सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो बोलूंगी ना कि ये जो कंप्लीट यूनिट है, ये कंप्लीट यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी छोड़ने लायक टॉपिक है ही नहीं। हमने अभी तक जो जो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, एक्सियल, एनी पॉइंट इन स्पेस, उसके बाद डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट के बारे में बातें की थी हमने सारी, है ना। तो सारे के सारे टॉपिक कैसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग सारे जो लेक्चर्स है उनको देख लो एक बार, है ना। मेरे लेक्चर नहीं देखने, कम से कम किसी और के लेक्चर देख लो, क्योंकि ये जो यूनिट है हमारी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, जुड़े रहिएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। थैंक यू।